Hello everyone, welcome back. I hope your studies are going well. You are putting your 100% efforts. You are doing your own hard work. एंड आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देके पढ़ रहे हैं। जो भी आपके जिस भी पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, उसके जितने सब्जेक्ट्स हैं सबको इक्वल टाइम डिवोट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किसी एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज पास तो आप तभी होगे ना जब सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ के एग्रीगेट भी हमारा बनना चाहिए, तभी हम पास होते हैं। ऐसे तो नहीं कि एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ जाए और फिर वापस से 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। मार्क्स के पीछे ठीक है हमारा मोटिव है, होना चाहिए कि हमें एग्जामिशन लेके आनी है, अच्छे मार्क्स से पास होना है। बट उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट, क्योंकि उनको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सिर्फ उसके पीछे भागते हैं और हमारे और सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते, तो आई एम टेलिंग यू बाद में जाके मुश्किल होगी। बिकॉज ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा एग्रीगेट ठीक सब में पास होना जरूरी है और एग्रीगेट 150 एंड अबव होना जरूरी है। मतलब कि सारे सब्जेक्ट में हमें पास होना, प्लस अब ये मान के चलो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम मुझे 50 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ये सोच के पढ़ाई करोगे ना कि मुझे 50 मार्क्स मेरे मिनिमम है, मुझे एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए ही 50 चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एग्रीगेट बनेगा ना वो देखोगे 160, 165, 70 अराउंड ऐसे आराम से बन जाता है। बट अगर हमारी स्टार्टिंग से प्लानिंग हो तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज 150 लाना भी बहुत मुश्किल का काम है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज। अब जब मैं एनजीओ की बात करती हूँ, एनजीओ की फुल फॉर्म या एनजीओ स्टैंड्स फॉर, आई नो आपको पता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट अर्न करके रादर डिस्ट्रीब्यूट करना आपस में, वो नहीं है। इनको ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्या पर्पस से चलते हैं कि जो भी इनकम जनरेट होगी हम वो सबको एज अ डिविडेंड वापस से डिस्ट्रीब्यूट ना करके उस इनकम को अपने बिजनेस में ही यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को और ग्रो करेंगे। तभी आप देखोगे इसके अंदर जितनी भी हमारी फॉर्म्स हैं वो कैसी होती हैं, या तो सेक्शन 8 कंपनी बनती है, ठीक है, या फिर आपकी सोसाइटी बनती है या ट्रस्ट बनते हैं। एंड हम नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या पर्पस सॉल्व करते हैं, ये किसी सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, आर्ट, साइंस, कल्चर, इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए एनजीओज बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि बिजनेस की जब भी हम बात करते हैं, किसी भी फॉर्म में बात करूं, तो हमारा मोटिव क्या है बिजनेस करने का? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, बेसिक मोटिव क्या होता है, कोई भी आप जॉब करने जाते हो तो आपको सैलरी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, मैं अगर बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, जितनी मैंने कैपिटल लगाई है एटलीस्ट उसके ऊपर कुछ जो भी आता है मैं बोलती हूँ मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मेरी कॉस्ट निकल रही है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन का फंडा अलग होता है, ये वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। अब इसके अंदर हमने अगेन जैसे बात करी कि इसके अंदर हमारी कौन कौन सी कंपनीज आती हैं या क्या क्या फॉर्म्स में हम एनजीओज बना सकते हैं, या तो सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं हम लोग। सेक्शन 8 कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 25 हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है सेक्शन 8। ठीक है, देन हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें हम ट्रस्ट बना सकते हैं। ट्रस्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेलफेयर। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं होता है, हाँ इनकम को डाइवर्ट करने के लिए ट्रस्ट बन रहा है वो बात अलग है। बट जर्नल अगर हम बात करें तो ट्रस्ट का पर्पस क्या होता है, वेलफेयर क्रिएट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हमने बात करी कल्चर, आर्ट, साइंस, इन सब चीजों को प्रमोट करना। ठीक है, या फिर हम सोसाइटी बना सकते हैं। ये इस फॉर्म में हम इन 3 फॉर्म में से कोई भी अगर फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा एनजीओ है, दैट मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और आप बोल सकते हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ
सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात करूं तो सेक्शन 8 कंपनी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कोऑपरेट स्ट्रक्चर एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जैसे कंपनी हम पब्लिक प्राइवेट जैसे कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही मेरी सेक्शन 8 कंपनी का भी स्ट्रक्चर होता है। एंड ये किससे गवर्न होती है या किसके अकॉर्डिंग चलती है? कंपनीज एक्ट 2013 इसको गवर्न करता है। नाउ प्रायर टू कंपनीज एक्ट दीज कंपनीज वर गवर्न अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी बना रही हूँ तो मतलब कुछ पर्पस सोच के बना रही हूँ। वो पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं? The object of the Section 8 company shall be promotion, protection of any of the following। या तो मैं कॉमर्स को प्रमोट या प्रोटेक्ट कर रही हूँ, आर्ट को प्रमोट या प्रोटेक्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, एनी और अदर ऑब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, चैरिटी। ये सारे काम अगर कोई कंपनी कर रही है तो मतलब किस में वो गवर्न हो रही है? सेक्शन 8 कंपनी है वो, क्योंकि वो उनका मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर करना, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, इनको प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो वो मेरी सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, company incorporated for promoting commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment। आजकल environment को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी सारे एनजीओज हैं, ठीक है, जो हम स्वच्छ भारत सुनते हैं, हम उसको फॉलो भी करते हैं। इसको लेके भी कितने एनजीओज बने हुए हैं जो क्लेanलीनेस पे ध्यान देते हैं। देन कुछ एनजीओज इस तरीके से होते हैं कि छोटे शहरों में पानी की शॉर्टेज है, वहाँ पे रिजर्वॉयर्स बना के किस तरीके से उनके वहाँ पे पानी पहुँचवाया जाए, या इलेक्ट्रिसिटी कैसे छोटे छोटे गाँव में वहाँ पे उनको प्रोवाइड करी जाए। ये किसके थ्रू होता है? ये एनजीओज के थ्रू होता है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे काफी सारे नोन नाम्स आप सुनते होगे रोज टीवी में, या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट हम जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी में गवर्न होते हैं। और एनी अदर ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड द प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इज अप्लाइड फॉर प्रमोटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जो उसका प्रॉफिट है, जो भी उसकी इनकम होती है, वो जो भी जिस पर्पस के लिए वो काम कर रही है, अगर सपोज वो प्राइमरी एजुकेशन छोटे छोटे गांव में प्रोवाइड कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा लिटरेसी लेवल बढ़े, क्योंकि स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो एनजीओज ने छोटे छोटे स्कूल्स खोले हैं जहाँ पे बेसिक प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, अगर वहां से वो लोग फीस मिनिमम रखते हैं, क्योंकि अगर नहीं रखते हैं तो फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, लोग फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट बहुत मिनिमम फीस होती है, बुक्स आपको उसी में प्रोवाइड होती हैं, आपको लंच भी देते हैं एंड हाइजीनिक होता है। बट अगर उनको इस चीज ये करने से अगर कोई प्रॉफिट या इनकम जनरेट होती है तो फिर उस इनकम को वो अगेन और बेटर तरीके से एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करी जाए, या फिर और बेटर कौन कौन से बुक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे और क्वालिफाइड टीचर्स जो एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते होंगे वो उनको हायर करेंगे। मतलब क्या है कि ये इनकम को या प्रॉफिट को फिर उसमें से जब भी कोई इनकम या प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसको निकाल नहीं लेते अपने पर्सनल यूज के लिए, रादर दैन बिजनेस में ही वापस से उसको री इन्वेस्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को और ग्रो करने के लिए, अपने गोल को और अच्छी तरीके से फुलफिल करने के लिए। वो इनकम, वो एक जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो फिर से उसी में यूटिलाइज होता है। Such a company is non-profit body. In some respect, they are similar to a trust or society, except that such companies are incorporated under Companies Act, whereas a trust or society is registered under the regulation of respective state government where it is located. क्या बोला कि हमने अभी सेक्शन 8 कंपनीज की बात करें, तो अगर हम सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन अगर हम कोई ट्रस्ट या सोसाइटी बना रहे हैं तो फिर हमारा जो स्टेट का लॉ है उस पर वो लगता है। दैट मीन्स वो स्टेट गवर्नमेंट
देखो, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द रेगुलेशंस रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। मेरी स्टेट का जो लॉ है उसको, उस पर्टिकुलर चीज को लेके फिर वो उससे गवर्न होती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी मेरे कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है। Now, all the conditions stated below shall be fulfilled to have the status of Section 8 company. अगर मुझे Section 8 कंपनी बनानी है तो मुझे क्या क्या करना होगा? मेरा ऑब्जेक्ट, देखो, shall have object as enriched in Section 8 subsection 1 clause A. क्या था कि आर्ट, ठीक है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा, जो इन्वायरमेंटल जो भी और हमने पढ़े, वो सारी चीज़ों को ही लेके मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इनमें से कोई एक स्पेसिफिक भी हो सकता है कि मैं ये प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनीज बना रही हूँ। देन प्रॉफिट और अदर इनकम ऑफ द कंपनी टू बी अप्लाइड ओनली प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट। जितनी भी इनकम, जो भी प्रॉफिट होगा, मैं और उस अपने गोल को और अच्छी तरीके से अचीव करने के लिए प्रॉफिट वापस कंपनी में हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट को, अपने गोल को प्रमोट करने के लिए। हम प्रॉफिट बाहर नहीं निकाल के डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं बेसिकली। प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। अगर प्रॉफिट हो भी रहा है तो वो हमारे बिजनेस में वापस उस पर्पस को अचीव करने के लिए वापस लग जाता है और बेहतर तरीके से, ना कि हम डिविडेंड के रूप में अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। Section 8 of Companies Act 2013 reads as under: where it is proved to the satisfaction of central government that a person or association of person proposed to be registered under this act has a limited company, has in its object promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स या उनको ये सेटिस्फाई हो जाता है कि जो में हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, इससे हमें क्या समझ में आया कि वो लिमिटेड कंपनी होगी, मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो क्या है, वो लिमिटेड है। इसमें क्या बोला, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी मेंबर्स की इसमें लिमिटेड होगी और वो कंपनी ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए बन रही है और अपना प्रॉफिट या एनी अदर इनकम उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करेगी, उसको और इन्हांस करेगी, एंड इंटेंड्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लाइसेंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करके, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑन सच कंडीशन एज इट डीम्स फिट, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अलाउ कर सकती है पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को to be registered as a limited company under this section without the addition to its name the word limited, or as the case may be word private limited, and thereupon the registrar on application in the prescribed register such person or association of person as company under this section। मतलब अगर गवर्नमेंट को ये तीन पर्पस समझ में आते हैं कि वो कंपनी जो बन रही है वो तीन क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है, प्लस अब और मतलब ये तीन क्राइटेरिया को फॉलो करिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे सकती है। और जब मुझे अप्रूवल मिलता है सेक्शन 8 कंपनी बनाने का, तो फिर मुझे जो भी मैंने नाम सोचा होगा उसके आगे लिमिटेड, अगर पब्लिक कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, ऐसा मुझे कुछ भी यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आपने 11th-12th में भी अपनी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, फिक्की जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, इसका क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या करती है, ये हमारे बिजनेस में, इंडिया में जो बिजनेस है, ठीक है, ये बेसिकली देखो, अगर मैं आपको इसका रोल एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर क्या करता है, एजुकेशन सेक्टर को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, उसमें चेक करता है कहाँ कहाँ क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस तरीके से हम अपने कंट्री में और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। वैसे ही जो मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे कंट्री में बिजनेस
को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली इंडस्ट्रीज को उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखता है, देन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट के साथ मिलके पॉलिसीज डिस्कस करता है कि कैसे हम इन सारे सेक्टर्स को और इंडस्ट्री को और आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से हम फंडिंग ला सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमी अपनी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन के लिए सारा काम करता है, कोई भी गलत चीज है उसको रोकेगा, वैसे ही फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे बिजनेस को, हमारी इंडस्ट्री के लिए बना होता है। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है सेक्शन 8 का। ये किस में बनी है? ये सेक्शन 8 एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन विद इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट किस तरीके से हो रहा है, क्या टैक्सेस डिटरमाइन करे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट, देन कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी हैं, रोड्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं। और हर स्टेट में इनकी हर स्टेट में एक बॉडी रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उस स्टेट के कॉमर्स इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है, उनके ग्रीवियंसेस सुनता है, उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 8 कंपनी का एग्जाम्पल है। आप अपने 11th-12th में भी हमने इसके बारे में काफी डिस्कस किया था, तो वही सेम चीज। ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पल पूछे सेक्शन 8 कंपनी का, तो मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन गिव इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन the company registered under this section shall enjoy all the privileges and be subject to obligations of limited company। उसको काफी सारी exemptions मिलती हैं गवर्नमेंट से, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो एक लिमिटेड कंपनी को प्रिविलेजेस मिलती हैं, वही सारी हमारी NGOs को सेक्शन 8 कंपनी को मिलती है। A firm may be a member of a company registered under this section। मतलब कोई फर्म भी इसका पार्ट बन सकती है, इस सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकती है। A company registered under this section shall not alter the provision of its memorandum of article except with the previous approval of central government। देखो, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्टिंग में किस चीज की परमिशन ली कि हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हम बताए कि यही सारे ऑब्जेक्ट क्या क्या, आर्ट, साइंस, कल्चर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ट्रस्ट, चैरिटेबल, यही इन्हीं को लेके हम काम करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा मेन मतलब ये मेरी कंपनी की नींव है, मेरी कंपनी का बेस है, इसी पे ही मेरी कंपनी काम करेगी। अगर आप इनमें कोई चेंज लेके आते हो, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारी कंपनी का ये क्या होता है, चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि आपकी कंपनी किस पर्पस के लिए बन रही है, किस चीज का वो बिजनेस करेगी। अगर आप अपने मेन ऑब्जेक्ट में ही चेंज लेके आना चाहते हो, जिस पर्पस के लिए आप सेक्शन 8 कंपनी में गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया था, तो आप चेंज ऐसे नहीं ला सकते हो। आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, रीजंस देने होंगे, उसके बाद ही आप कोई चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। A company registered under this section may convert itself into a company of any other kind only after complying with such conditions as may be prescribed। इसमें ये प्रोहिबिशन नहीं है कि आप एक बार सेक्शन 8 कंपनी बन गए तो फिर आप कोई अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक में कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। इसमें क्या है कि आप हो सकते हो, बट फिर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए होंगे उनको फॉलो करने के बाद ही आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हो। देन where it is proved to the satisfaction of central government that limited company registered under this act or any previous company law has been formed with any of the objects specified under clause A of subsection 1 and with the restriction and prohibition mentioned respectively in clause B and C of that subsection। हमें पता है ना किसकी बात करें, वही इनका जो ऑब्जेक्ट B and C में क्या है कि ये अब प्रॉफिट को, अपने जो भी इनकम या प्रॉफिट को बिजनेस में ही दोबारा लगाएंगे, एंड C क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये 3 मेन कंडीशंस है आपकी सेक्शन 8 कंपनी की। ठीक है, अगर ये क्या बोला कि अगर वेर इट इज प्रूफ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कंफर्मिटी है उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कोई कंपनी इन 3 पर्पस के लिए बन रही है, तो इट मे बाय लाइसेंस अलाउ कर सकती है कंपनी को टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस सबसेक्शन
to such conditions as central government deems fit and to change its name by the word limited, omitting the word limited or private limited। देखो हमने पहले क्या बोला कि आप चेंज सेक्शन 8 कंपनी से कोई और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। अब वाइस वर्सा कि आप प्राइवेट कंपनी आपकी अभी है या पब्लिक कंपनी, उस पर्टिकुलर फॉर्म से आप सेक्शन 8 कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन फिर कब होंगे, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब किए होंगे उनको कंप्लाई करने के बाद, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सारी चीजें सही लगती है तो फिर आपको वाइस वर्सा वो करने दे सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस, मतलब आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है, granted to a company registered under this section if the company contravenes any of the requirement of this section or any of the conditions subject to which the license is issued। अगर जिस बेसिस पे आपको लाइसेंस मिला है, अगर आप कोई भी चीज कॉन्ट्रवीन करते हो, उसके अगेंस्ट जाते हो, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया है सेक्शन 8 कंपनी का, वो क्या कर सकती है, वो आपसे ले भी सकती है। एंड फिर क्या लिखा है, एंड इशूड, देखो सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इशूड, जिसके बेसिस पे आपको लाइसेंस इशूड हुआ था, और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अगर फ्रॉडेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं, एंड द मैनर वायलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी और प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो फिर और एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस एक्ट, डायरेक्ट कर सकती है कंपनी को कन्वर्ट, जिस पर्पस के लिए आप बने हो आप वो नहीं फॉलो कर रहे हो, फ्रॉडलेंटली काम कर रहे हो, चीज़ों को वायलेट कर रहे हो, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कंपनी की सारी ओवरऑल स्टडी करके भले आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेगी, तो प्राइवेट लिमिटेड आपको फिर नाम के आगे यूज करना पड़ेगा, एंड इफ इट ऑल आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है तो आपको लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। provided that no such order shall be made unless company is given reasonable opportunity of being heard। देखो जब भी गवर्नमेंट हमें कोई पनिशमेंट देने से पहले, हमेशा पनिशमेंट इन द सेंस कोई फाइन पेनल्टी इम्पोज करने से पहले, हमेशा एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपकी जरूर सुनती है। वो ऐसे नहीं कि स्ट्रेट अवे आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो जाते हैं, आपको शो कॉज नोटिस इशू होता है, आपसे पूछती है कि आपके अगेंस्ट क्यों हम एक्शन ना लें, तो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि अपना पार्ट आप क्लियरली गवर्नमेंट के सामने रखो या किसी भी अथॉरिटी के सामने रखो, एंड उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है। नाउ 7, वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड अंडर सेक्शन 6, मतलब सब सेक्शन 6 में जो हमने पढ़ा कि आपने वॉयलेट किया, ब्रीच किया कंडीशंस का, अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो गया है, तो फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट direct that the company be wound up under this act or amalgamated with other company registered under this section। यहाँ तक क्या बोलती है कि जब आपका लाइसेंस रिवोक हो गया कंपनी और गवर्नमेंट को लगता है कि अब आपको फर्दर, मतलब अब आपको काम करने दिया नहीं जा सकता बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, बहुत लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपको वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स इशू कर सकती है विदाउट कन्वर्टिंग यू इन अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ठीक है, कन्वर्जन बिना करे भी आपको वो वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर पास कर सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है तो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं, उनको लगता है कि आपको किसी के साथ अमेलगमेट, क्या होता है कि दो कंपनीज के बीच में अमेलगमेशन मिल जाती है, जब दो कंपनीज, उसको अमेलगमेशन बोलते हैं। ठीक है, एक की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, दूसरे के नाम से हम लोग काम करते हैं, तो आपको किसी और कंपनी के साथ जोड़ के काम करने के ऑर्डर्स भी पास कर सकती है। Provided that no such order shall be made unless the company is given again reasonable opportunity of being heard. If on the winding up or dissolution of company registered under this section there remains after the satisfaction of its debts and liabilities any asset, they may be transferred to another company registered under this section having similar object, subject to such condition as a tribunal may impose, or may be sold and proceed thereof credited to insolvency and bankruptcy fund formed under section 224 of insolvency and bankruptcy code 2016। देखो जब अगर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किए कि आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, ठीक है,
तो फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो वो क्या करता है, सारे कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स को बेच के उसकी लायबिलिटी को पे ऑफ करता है। जो भी जिसका पहले, सबसे पहले क्रेडिट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऐसे मेंबर्स, ऐसे करके सबकी लायबिलिटी पे ऑफ हुई। उसके बाद भी अगर कुछ एसेट बचता है या उसके बाद एसेट बेचा जो हमने, उसका पैसा बचता है, जब सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो चुकी हैं, तो फिर वो जो प्रॉफिट होगा वो आपका जो ऑब्जेक्ट था उससे सिमिलर ऑब्जेक्ट, किसी सेक्शन 8 कंपनी का जो सिमिलर लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रॉफिट उनको ट्रांसफर कर सकती है। क्योंकि देखो मेंबर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो मेंबर जनरली क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल कंपनीज की बात करें कि लायबिलिटीज पे ऑफ करके भी अगर कुछ सर्टेन पोर्शन बचता है तो मेंबर्स में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो डिवाइड हो जाता है। बट ये तो कंपनी उस प्रिंसिपल पे काम ही नहीं करती है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फिर क्या करते हैं, जब ऐसी कंपनी में अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचा है आफ्टर पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और कंपनी जो आपके ही ऑब्जेक्ट पे, जो आपका जैसा जो बिजनेस था, जो ऑब्जेक्ट के लिए आप काम कर रहे थे, सिमिलर एनजीओ को वो फंड ट्रांसफर कर देगी। एंड इफ नॉट, तो फिर वो कौन से फंड में डालती है, तो फिर वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, दो ऑप्शंस है गवर्नमेंट के पास, अकॉर्डिंगली वो चूज कर सकती है। A company registered under this section shall amalgamate only with other company registered in this section and having similar object। जो मैंने बोला कि अगर आप दूसरी कंपनी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अमालगमेट कर रही है, तो वो जो कंपनी है, वो जो एनजीओ है, ऑब्वियसली सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही करेगी। ऐसे नहीं कि आपको गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया और आपको किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के साथ अमालगमेट कर रही है। वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आप काम कर रहे हो, जैसे प्रॉफिट में बात करी, नॉट प्रॉफिट, जब हमने बात करी कि कुछ अगर बचता है लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद सरप्लस फंड, तो वो सिमिलर ऑब्जेक्ट जो आपका था उस कंपनी को दे देती है। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसको ऑब्जेक्ट आपकी कंपनी जैसा था, जो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस आपके जैसा कर रही थी। ऐसे ही अमेलगमेट भी आपको गवर्नमेंट उसी कंपनी के साथ करेगी जो आप वाला ही ऑब्जेक्ट को परस्यू कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन से, अगर आप एजुकेशन में डील कर रहे थे तो वो भी एजुकेशन में कर रहे होंगे, इन्वायरमेंट में थे तो वो भी इन्वायरमेंट, आपका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट था तो वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। तो मतलब सिमिलर चीज में ही आपको मर्ज कर देती है। If a company makes any default in complying with any of the requirements laid down in this section, the company, without prejudice to any other action under the provisions of this section, be punishable with a fine which shall not be less than at least 10 लाख रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज। मतलब अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हो, ठीक है, द कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग, जो आपको एक तो मिनिमम कंप्लाइंस है, उसके बाद भी अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो फिर अगर आपको पनिशमेंट मिलेगी तो वो मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम बट विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीस तक आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है। देखो, फाइन इम्पोज किया जा सकता है। एंड द डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो इस पर्टिकुलर डिफॉल्ट में पार्ट, उनका पार्ट भी था, ठीक है, भले वो कंप्लाइंसेस हो। आपके पता है कि कंपनी में डायरेक्टर्स या हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जर्नली, आपको पता है कि सारी चीजें टाइमली, शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स जो है उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस पर्पस के लिए आप बने हो उसी पर्पस को अचीव करो, कंप्लाइंसेस टाइम टू टाइम करो। इफ एट ऑल अगर वो लोग ऑफिसर्स जो हैं जो इस डिफॉल्ट का पार्ट होंगे तो उनको भी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल भी हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years or with a fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 25,000 rupees but which may extend to 25 lakh or with both। कंपनी तो जेल जा नहीं सकती, तो जेल किसको भेजेंगे, जो ऑफिसर्स डिफॉल्ट में है उनको जेल भी भेज सकते हैं 3 साल तक के लिए, या और है, एंड नहीं है, और क्या है, या उनको फाइन इम्पोज किया जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। Provided that when it is proved that the affairs of the company were conducted in fraudulently
conducted fraudulently, every officer in default shall be liable under section 447। देखो जब मैं सेक्शन 447 की बात करती हूँ तो हमने क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज प्रूव दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, गलत तरीके से अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड फ्रॉडली, तो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। अब 447 है क्या, ये आपके कंपनीज एक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि 447 से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें क्या पेनल्टी या क्या फाइन लगता है। तो देखो हमने अपने ईज के लिए 447 को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। हमने बोला 447 में दो तरीके के फ्रॉड होते हैं। पहला एक हमने नाम दिया, एक हमने बोला एक छोटा फ्रॉड, दूसरा हमने बोला बड़ा फ्रॉड। दो तरीके के फ्रॉड हमारे 447 में हो सकते हैं, छोटा फ्रॉड प्लस या फिर बड़ा फ्रॉड। ठीक है, अब छोटा फ्रॉड किसको बोलेंगे कि अगर मेरे फ्रॉड का जो अमाउंट है, जो फ्रॉड हुआ है कंपनी में, उसका अमाउंट अगर एटलीस्ट 10 लाख है, मतलब अमाउंट ऑफ फ्रॉड एटलीस्ट 10 लाख है, या फिर 1% ऑफ टर्न ओवर। अगर मैं मान के चलूं कि मेरी कंपनी का टर्न ओवर 5 करोड़ रुपीस है, तो इसका 1% कितना हुआ, 5 लाख। तो मैंने क्या बोला, छोटा फ्रॉड तब होगा कि जब अमाउंट एटलीस्ट 10 लाख हो और 1% ऑफ टर्न ओवर से कम, दोनों में से जो भी कम हो। एटलीस्ट 10 लाख या 1% ऑफ टर्न ओवर करके जो अमाउंट आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से क्या लोअर है, 5 लाख। अगर मेरा अमाउंट फ्रॉड का अगर 5 लाख है, तो फिर मुझे क्या हो सकता है, देखो इन दोनों में से लोअर जो भी होगा, एंड कोई पब्लिक इंटरेस्ट हमने हार्म नहीं किया हो, पब्लिक एट लार्ज में वो फ्रॉड नहीं हुआ हो, दूसरों का इंटरेस्ट, दूसरों के साथ धोखा ना हुआ हो। ठीक है, मतलब इन दोनों में से लोअर 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लोअर, एंड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट। ये आपके वर्डिंग्स एग्जाम में आने चाहिए, एंड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट। तो फिर मेरे को इम्प्रिजमेंट हो सकती है उस ऑफिसर को। ऑब्वियसली कंपनी को इम्प्रिजमेंट हो सकती है नहीं, ये नहीं कि कंपनी को बाहर से आके चेन से बंद कर रहे हैं। किसको इम्प्रिजमेंट होती है, कंपनी के बिहाफ में जेल कौन जाता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके ऑफिसर्स जाते हैं। तो उनको इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, 5 साल मैक्सिमम तक की जेल हो सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो जेल होगी या फिर उन पे फाइन इम्पोज किया जाएगा, विच मे एक्सटेंड टू मैक्सिमम 50 लाख का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों, इसमें या आ रहा है, मतलब और या तो फाइन या तो इम्प्रिजमेंट या दोनों चीजें। ठीक है, कंपलसरी नहीं है इसमें कि दोनों ही हो, इम्प्रिजमेंट भी हो और फाइन भी हो। इसमें कोई एक चीज दोनों में से हो सकती है, या फिर बहुत इंटेंस हुआ तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटा फ्रॉड बड़ा फ्रॉड। छोटा फ्रॉड कब, जब मेरे फ्रॉड का अमाउंट, जो फ्रॉड हुआ है उसका अमाउंट एटलीस्ट 10 लाख या फिर 1% ऑफ टर्नओवर कैलकुलेट करके जो अमाउंट आ रहा है 10 लाख, और उस अमाउंट को कंपेयर करेंगे। उनमें से जो भी कम है वो उतने पे क्या होगा, इम्प्रिजमेंट हो। अगर उतना मेरा अमाउंट का फ्रॉड है तो फिर इम्प्रिजमेंट हो सकती है ऑफिसर को, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख, या फिर दोनों। ठीक है, फिर एक कैटेगरी हमने बोला बड़ा फ्रॉड। बड़ा फ्रॉड नाम से समझ में आ रहा है कि इससे कुछ बड़ा ही हुआ होगा। तो अगर मेरा फ्रॉड ये कैटेगरी को क्रॉस कर जाता है, मतलब अबव 10 लाख है, ठीक है, अबव 10 लाख है अगर, तो फिर इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफिसर को क्या होगा, इम्प्रिजमेंट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ। एटलीस्ट 6 मंथ मतलब मिनिमम 6 महीने की तो जेल होनी तय है, बट और कितने तक की हो सकती है, और 10 साल तक की भी हो सकती है। मिनिमम 6 मंथ की फिक्स है, बट अगर वो एक्सटेंड हुई अगर इम्प्रिजमेंट तो 10 साल तक जा सकती है। एंड उसके साथ एंड मतलब प्लस दोनों साथ में आएंगे, ये कॉम्बो पैक आएगा बड़े फ्रॉड में। याद रखना, बड़ा फ्रॉड कॉम्बो में चलता है, कॉम्बिनेशन में चलता है कि इम्प्रिजमेंट तो है ही है, एंड उसके साथ फाइन भी लगेगा। कितना,
एटलीस्ट द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। सपोज हमारा अमाउंट इन्वॉल्व अगर आया, सपोज 5 लाख आ रहा है, तो फिर 5 लाख नहीं, सपोज अगर आ रहा है हमारा अमाउंट 10 लाख, या आप मान के चलो अमाउंट आता है 20 लाख, 20 लाख एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये बड़े फ्रॉड की कैटेगरी में आ गया। तो हमें इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 महीने की हुई, मैक्सिमम 10 साल तक हो सकती है। एंड जो फाइन लगेगा वो कितना, एटलीस्ट जितना अमाउंट का आपने फ्रॉड किया है उतना तो देना ही है। मतलब 20 लाख का फाइन, जितने का भी आपका फ्रॉड है उतना आप अमाउंट दोगे, और जो एक्सटेंड हो सकता है इसका 3 टाइम्स, मतलब 60 लाख तक आपसे फाइन लिया जा सकता है। अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड एटलीस्ट, मतलब उतना तो लेगी ही लेगी जितने का फ्रॉड किया, क्योंकि इसमें आपका पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। हमारे बड़े फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हुआ होता है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसमें इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। जब छोटा फ्रॉड की बात करी तो हमने बोला इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, किसी को हार्म नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है इम्प्रिजनमेंट या और फाइन या दोनों हो सकते हैं, वो चॉइस पे डिपेंड करता है। बट देन अगर मेरा बड़ा फ्रॉड है तो इम्प्रिजनमेंट तो होगी ही होगी, प्लस फाइन भी लगेगा, एटलीस्ट द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, या फिर मैक्सिमम कितना तक ले सकती है इसका 3 टाइम्स, यानी कि 60 लाख तक ले सकती है एज अ फाइन आपके ऑफिसर्स से। सो 447 कंपनी लॉ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप प्लीज इसको, क्योंकि मेरे पास इतनी ही जगह थी, लिमिटेड स्पेस था, बट आप क्लियरली अपनी रफ अपने नोट में या फिर जहाँ पे प्लेन जगह है वहां पे क्लियरली लिखिए, क्योंकि ये आपको कंपनी लॉ में भी बहुत हेल्प करेगा। 447 जर्नली देखते हो कि हर जगह जर्नली 447 ही लग रहा होता है, तो प्लीज आपको पता होना चाहिए कि 447 बोलता क्या है। देन फिर इसमें बात की फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी क्या क्या है, हम पढ़ के आ रहे हैं फिर भी पढ़ते हैं कि दिस कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट, अब तक तो हमें याद हो गया होगा, ठीक है, डज नॉट मेक प्रॉफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इसको इशू करती है। देन दिस कंपनी इज मेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, इसमें कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अब तो ना ही प्राइवेट और ना ही पब्लिक में रिक्वायर्ड है। तो सेक्शन 8 कंपनीज में भी हमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। जैसे हमने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, नॉट पब्लिक बट प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, निधि कंपनी, इन सब के बारे में एग्जेम्पशंस पढ़ी थी, वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी को क्या एग्जेम्पशन मिलेगी उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये मान के चलो जितना हम जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, जितना हम इसमें कवर कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका कैटेगरी ए है। दैट मीन्स आपका सारा का सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्म हो सकता है एंड ऑब्वियसली एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज जनरली बच्चे क्या करते हैं, फीचर्स पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, समझ लिया कि कंपनी किसके लिए फॉर्म हुई है, बट एग्जामिनेशन नहीं पढ़ी, तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन से आ जाएगा। बट हम सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन क्या है, द की एग्जामिनेशंस आर समराइज्ड बिलो। पहली, कंपनी सेक्रेटरी नो लॉन्गर मैंडेटरी, इसमें आपकी जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो ऑब्वियसली रख सकते हैं, बट अब सेक्शन 8 कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है आपको हायर करना। Section 8 companies are no longer required to appoint a company secretary to ensure compliances with the provision of Companies Act. This exemption will reduce in cost reduction for Section 8 company. देखो obviously पहले Section 8 company का motive यही है कि उनको profit तो और जितना भी करना है वो company के objective को ही promote करने में लगाना है, ठीक है। तो अब वो और वो उनके कंप्लाइंसेस भी बहुत कम होते हैं, जनरली उनको गवर्नमेंट ने इतने एग्जाम्पशंस दे रखे होते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो उनके ऑलरेडी ऑलरेडी उनके कंप्लाइंसेस ही कम होते हैं। उस पर अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि आपको कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी है, तो फिर सैलरी तो कंपनी सेक्रेटरी अच्छी खासी अर्न करता है, तो वो भी देना पड़ेगा। तो क्या और सर्टेन जितना भी आप इनकम जनरेट करो, कुछ इनकम आपको उसके लिए भी जा रही है, जबकि नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपके कंप्लाइंसेस ही उतने नहीं है इसलिए। और ये इनका मोटिव ही क्या होता है, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर करना।
तो ये ध्यान रखते हुए इनको कंपनी सेक्रेटरीज मैंडेटरी नहीं रखने की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये चाहे तो रख सकते हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. Then no minimum paid up share capital in line with the relaxation announced for private limited companies. Section 8 companies too are no longer required to maintain a minimum share capital. ठीक है. Shorter notice period for AGM. देखो, by amendment to section 101 it is proposed that only 14 days notice shall be required to convey an annual journal meeting of section 8 company. आपने पढ़ा होगा जब हम मीटिंग्स चैप्टर पढ़ते हैं, जब कंपनी लॉ में मीटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी कितनी तरीके की मीटिंग होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, तो हम देखते हैं कि उसमें एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है नोटिस इशू करने की, एंड दैट इज मिनिमम 21 डेज. क्लियर 21 डेज का नोटिस जाता है किसी भी मीटिंग को बुलाने से पहले. लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज के लिए वो कंप्लाई करना जरूरी नहीं है. ये अगर 14 दिन का भी नोटिस दे के मीटिंग बुलाते हैं तो वो वैलिड मीटिंग मानी जाएगी. ठीक है. दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर लिमिट ऑफ 21 डेज. जो जर्नली कंपनी में 21 क्लियर डेज का नोटिस जाता है, इसमें अगर आप 14 डेज का भी नोटिस देते हो तो वो भी वैलिड माना जाएगा. No necessity to record minutes of meeting unless required. Section 118, which requires recording of minutes of proceedings of journal meeting, board meeting and other resolution, including those passed by way of postal ballot, shall no longer apply to non-profit enterprise. इन पर्टिकुलर कंपनीज को मिनट्स मेंटेन करने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है. हर मीटिंग का मिनट मेंटेन किया जाता है और वो कौन करता है, वो आप लोग करते हैं. ठीक है. बट सेक्शन 8 कंपनी में देखो क्या बोला, कंपनी सेक्रेटरी भी रखना जरूरी नहीं है. फिर इनको और रिलैक्सेशन दे दिया कि आप मीटिंग भी 14 दिन का नोटिस दो के बुलाओगे, हम वैलिड मानेंगे. फिर क्या बोला कि आप मिनट्स मत भी रिकॉर्ड करना. मिनट्स में क्या होता है, आपके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लिए गए, वो सारी चीजें एज मिनट, मतलब वो समरी आप कह लीजिए, मीटिंग की रिकॉर्ड होती है. तो बट इनको वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. किसी भी मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Dispatch of financial statements and other document instead of 21 days prescribed under this section, section 8 companies are allowed to dispatch the said document at least 14 days before the date of meeting. जब हम किसी भी मीटिंग को बुलाते हैं तो उसका एजेंडा बताते हैं. ठीक है. और अगर हमारी जैसे एनुअल जर्नल मीटिंग है जहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह है, तो हम क्या करते हैं, मीटिंग के नोटिस के साथ अटैच की जाती है. तो जब हम 21 डेज का फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो 14 डेज पहले अगर नोटिस भेज रहे हैं तो उसके साथ ही हम इनका अटैचमेंट्स भी भेज सकते हैं. ओनली 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड. अब मुझे बताओ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि और कौन सी कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर की ही रिक्वायरमेंट होती है. मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट. कौन सी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट से फॉर्म कर सकते हो कंपनी आप. यस, प्राइवेट कंपनी. कौन सी कंपनीज होती हैं वो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर भी अगर आपके पास है तो आप उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. तो इसमें भी क्या है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 शैल नो लॉन्गर अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी, implying that such company shall not be required to have minimum number of director on its board. However, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग शैल बी फिक्स्ड एट 2. देखो, इन्होंने बोला जो हमारी मिनिमम, हमने जैसे प्राइवेट कंपनी में क्या बोला कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है. इन्होंने क्या बोला, इनको रिलैक्सेशन दे दिया कि आप मिनिमम क्राइटेरिया भी मत फॉलो करो. जो मिनिमम 2 प्राइवेट कंपनी को लगता है कि 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए, वो भी इन पे अप्लाई नहीं होता है. नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड. और बट इनका हाउएवर जो कोरम होना होगा बोर्ड मीटिंग का, वो अगर 2 लोग भी आएंगे तो भी वैलिड माना जाएगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरली क्यों रखा जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए रखा जाता है कि कंपनी में काम सही तरीके से हो रहा हो. बोर्ड, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं
वो अनड्यू एडवांटेज ना ले रहे हो, ठीक है, शेयर होल्डर्स के जो बेनिफिट के लिए काम हो रहा है, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम हो रहा है, वो सही तरीके से हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर का मिसयूज ना कर रहे हो। इसलिए हम कुछ बाहर के ऐसे डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं जो हमारी कंपनी का पार्ट नहीं होते, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बट अब इसमें क्या है, इसमें आपको प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, तो इससे इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। Clauses requiring and governing appointment of independent director have been waived, and Section 8 company is not required to appoint independent director. Directorship in more than 20 companies. The bar on taking up directorship in more than 20 company have been relaxed in case of Section 8 company. Therefore, an individual, if he is eligible, can be a director in more than 20 companies, 20 सेक्शन 8 कंपनीज। मतलब जो हमारी मैक्सिमम बार है, देखो हमने क्या बोला कि मिनिमम प्राइवेट की बात करूँ तो 2, पब्लिक की बात करूँ तो 3, ठीक है, मैक्सिमम 15। उससे ज्यादा की कितने अपॉइंट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर सकते हो। वो भी लिमिट उन्होंने कहा कि 20 है, आप 20 डायरेक्टर ही अपॉइंट कर सकते हो। या हम इसको बेसिकली ऐसे बोले कि एक डायरेक्टर 20 कंपनीज में ही डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनी। आप इन जर्नली इन्होंने क्या बोला कि एक डायरेक्टर 20 कंपनी का ही डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि अगर आप उन 20 कंपनी से ज्यादा के भी डायरेक्टर बन सकते हो अगर उसमें सेक्शन 8 कंपनीज इन्वॉल्व है। क्या बोला कि individual, therefore an individual, if he is eligible, can be a director in more than 20 सेक्शन 8 कंपनी। अगर आपकी 20 की लिमिट क्रॉस हो रही है, लेकिन वो क्रॉस कब हो रही है, सपोज 25 तक पहुंच रही है और उनमें से 5 आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई वायलेशन नहीं माना जाएगा। Meeting of board. The board of director of section 8 company may hold at least one meeting within every 6 calendar months. मतलब 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग होनी मैंडेटरी है, हर 6 महीने में एक मीटिंग होना मैंडेटरी है। Certain decision by circulation instead of a meeting. By modification to section 179, the board has been empowered to take decision pertaining to borrowing, investment and granting of loans and advances by way of circulation। मतलब देखो दो तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, या तो सब लोग मीटिंग में आते हैं, वहां पे डिसीजन लिया जाता है रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, या फिर सर्कुलेशन से ही। सर्कुलेशन मतलब मीटिंग नहीं होती है, लेकिन आपने अगर सब लोग एक बात पे अग्री कर रहे हैं तो एक हम सर्कुलेशन में लिख देते हैं कि ये बात पे सारे डायरेक्टर्स अग्री कर रहे हैं और सबको सर्कुलेट होता है वो, ठीक है, जो जो अग्री करता जाता है साइन होता है। तो ये क्या बोलते हैं, बाय मॉडिफिकेशन टू सेक्शन 179 द बोर्ड हैज बीन एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन। अगर कोई बोरोइंग का, कोई इन्वेस्टमेंट का, ग्रांटिंग ऑफ लोन एडवांसेस का आप डिसीजन ले सकते हो विदाउट कंडक्टिंग अ मीटिंग, विदाउट होल्डिंग अ मीटिंग। आप बाय वे ऑफ सर्कुलेशन भी डिसीजन ले सकते हो एज कंपेयर टू टेकिंग सच डिसीजन बाय कॉलिंग द मीटिंग ऑफ बोर्ड। तो किन 3 चीजों के लिए सेक्शन 8 कंपनी डिसीजन बाय सर्कुलेशन ले सकती है। अब एग्जाम्पल में एग्जाम में इस पे केस स्टडी आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है ना। हमें ये पता है कि हमें सारे मैटर्स कैसे डिस्कस होंगे, मीटिंग में, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा। पर उन्होंने बोला कुछ ऐसे मैटर्स बताए कि वो मैटर्स के लिए अगर आप मीटिंग नहीं भी बुलाओगे, सर्कुलेशन से अगर चीजें डिस्कस हो जाएंगी तो भी वैलिड माना जाएगा। तो कौन कौन से हैं कि अगर कोई लोन बोरोइंग करना, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रांटिंग लोन, 3 चीजें, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रांटिंग ऑफ लोन को आप बाय सर्कुलेशन भी अगर पास करते हो तो वो वैलिड माना जाएगा, उसके लिए मीटिंग कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज। देखो मेरा मोटिव यही रहता है कि क्लास को जितना शॉर्ट हम बनाए उतनी चीजें ज्यादा समझ में आती, क्योंकि जनरली हमारा
कॉन्सेंट्रेशन 40-45 मिनट्स तक ही बन पाता है, बहुत फोकस होके हम जिसको पढ़ाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब यही जर्नली कोशिश करती हूँ कि ड्यूरेशन 40-45 या 55 इतनी ही रहे, इससे ज़्यादा क्रॉस ना हो। कभी हो जाता है वो बात अलग है, बट जर्नली मेरी वीडियोस इतनी ड्यूरेशन की ही रहती है। सो प्लीज़ यहाँ तक आप पढ़िए, समझिए सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती हैं। अभी जैसे जो मैंने बताया केस स्टडी में पॉइंट आप अपने नोट्स पे इनकॉर्पोरेट करो कि इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ के लिखो। देन 447 के फ्रॉड को याद करो, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको वो कंपनी लॉ में भी हेल्प करेगा। इसकी एग्जेम्पशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फिर आगे और बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर।